से मैं वरेंद्र कुमार। वेलकम टू एजी पॉइंट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज हमारा जो क्लास है राष्ट्रपति की शक्तियाँ, इसके पहले वाले क्लास में मैंने पूरे राष्ट्रपति के बारे में एकदम सिंपली तरीके से पढ़ाया था, जिसको आप लोगों ने काफ़ी अच्छा पसंद किया है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसके पहले समझिएगा, वास्तव में अगर आपको अपनी पहचान बनानी है तो भीड़ से अलग हट करके चलना पड़ेगा। भीड़ आपको हौसला तो देंगे, लेकिन आपको पहचान को छीन लेंगे। इसलिए आप कोई भी काम करें तो एक ऐसा काम करें कि लोग आपके बारे में कहें कि हाँ, आपने ऐसा किया है ना। आपके कर्मों को याद करें। याद रखिएगा, अगर कोई आपको कह देता है कि ये आपसे नहीं हो पाएगा, तो वो आप उसको प्राप्त करने के लिए जिद कर लें कि हम इसको कर पाएंगे, है ना। अगर कोई कहना शुरू कर दे कि आपसे नहीं होगा और आपने जिद कर लिया कि ना हम इसको करके रहेंगे, तो उसी दिन से समझ लीजिएगा कि आप सफलता के मार्ग पे चलना स्टार्ट कर गए हैं, है ना। तो ये आप हमेशा याद रखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ। इसके पहले मैं आप लोग को बार बार यही कह रहा हूँ कि जो मेरा ये क्लास चल रहा है यूट्यूब पे, ये कंटिन्यू चलेगा सब्जेक्ट का, चाहे वो रीजनिंग हो, मैथ हो, जीएस हो। लेकिन इसके अलावे हम लोगों ने आप लोगों के लिए स्पेशल बैच, होम गार्ड का स्पेशल बैच लाया है जो चल रहा है। इसके अतिरिक्त आपको फॉरेस्ट गार्ड का भी हम बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सभी लोग उसको ज्वाइन कीजिए। बहुत मिनिमम फ़ी में हम उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो आप सब लोग उससे कर सकते हैं। ये ज़रूरी है। देखिए, ये पढ़ाई और उस पढ़ाई में अंतर ये है कि वह किसी विशेष एग्ज़ाम को लेकर के विशेष उसमें तैयारी कराई जाएगी। उसमें अनावश्यक बातें नहीं बताई जाएगी, सिलेबस से हट करके नहीं पढ़ाया जाएगा। उसमें जो भी पढ़ाया जाएगा टू द पॉइंट, एग्ज़ाम के व्यू से ही पढ़ाया जाएगा। तो मैं फिर आप लोग को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग ज़रूर उसमें एडमिशन लें। बहुत मिनिमम फ़ी है, ठीक ना। और उसमें बहुत अच्छा से पढ़ाया जा रहा है, एकदम ट्रिकी माध्यम से। इसमें मैं आपको डिटेल पढ़ाते चल रहा हूँ, समझाते चल रहा हूँ, लेकिन उसमें सिलेबस के अनुसार मैं एकदम ट्रिकी के माध्यम से आपको पढ़ाते हुए लेकर चलूँगा, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियाँ समझिएगा। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को व्यापक शक्तियां प्रदान की गई है ना। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को व्यापक शक्तियां प्रदान की गई है, और इन्हीं शक्तियों को हम दो भागों में बांटकर देखते हैं। आइए देखते हैं कि कौन कौन सी राष्ट्रपति की शक्तियां हैं। एक नंबर, राष्ट्रपति की जो एक नंबर शक्ति है वह शांतिकालीन शक्ति, शांतिकालीन शक्तियां। और दूसरा नंबर जो शक्ति है वह आपको आपातकालीन शक्तियां हैं, आपातकालीन शक्तियां। ये दो राष्ट्रपति को संविधान में शक्तियां प्रदान की गई है ना। शांतिकालीन शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलेंगे, क्योंकि इसमें अलग अलग खंड है जिसको समझाते हुए मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को। और देखिएगा, इससे बेहतर आपको कहीं नहीं मिलेगा, इतना मैं गारंटी देता हूं। राष्ट्रपति की उस शक्तियों को मैं इस तरह पढ़ा दूंगा कि आप सिविल सर्विसेज के मेंस में भी लिख सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के पावर को आता है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट को लिखने के लिए आता है, राष्ट्रपति की शक्तियों को विश्लेषण करने के लिए, व्याख्या करने के लिए आता है। तो उसमें भी बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं राष्ट्रपति की शांतिकालीन शक्तियाँ, कि राष्ट्रपति की शांतिकालीन शक्तियों में क्या क्या पढ़ना है। ओके, चलिए, ठीक ना। राष्ट्रपति की शांतिकालीन शक्तियों में जो हमें पढ़ना है, उसमें एक नंबर हम पढ़ेंगे आपको। राष्ट्रपति की शांतिकालीन शक्तियों में एक नंबर पढ़ेंगे कार्यपालकीय शक्तियाँ, कार्यपालकीय शक्तियाँ। दो नंबर में हम पढ़ेंगे विधायी शक्तियाँ, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। तीन नंबर में राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ। फिर हम चार नंबर में पढ़ेंगे राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ। पाँच नंबर में राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियाँ,
राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियाँ। और 6 नंबर में है राष्ट्रपति की राजनयिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति की राजनयिक शक्तियाँ, ये राष्ट्रपति की शांतिकालीन शक्तियों के अधीन आता है ना। इन्हीं शक्तियों के हम अलग अलग एक एक शक्तियों के विषय में पढ़ेंगे कि किस किस शक्ति में राष्ट्रपति को कौन कौन सा प्रावधान किया गया है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। ओके, चलिए ये हो गया। अब हम देखते हैं 1 नंबर कार्यपालकीय शक्तियों को। राष्ट्रपति की कार्यपालकीय शक्तियों में समझिएगा, राष्ट्रपति की कार्यपालकीय शक्तियाँ, इसमें समझिएगा अनुच्छेद 53 में प्रावधान है। मैं शुरू में भी बताया था कि राष्ट्रपति की कार्यपालकीय जो शक्तियाँ, राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका जो कार्यपालकीय शक्तियाँ हैं वो आपको राष्ट्रपति में निहित है ना। संघीय कार्यपालिका का जो कार्यपालकीय शक्तियाँ हैं वो आपको, संघीय शासन का जो कार्यपालकीय शक्तियाँ हैं वो आपको राष्ट्रपति में निहित है। और राष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति इसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। फिर समझिएगा, अनुच्छेद 53 के तहत प्रावधान किया गया है कि संघीय शासन की कार्यपालकीय शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है और राष्ट्रपति इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। ठीक ना। और एक बात इसमें याद रखिएगा, राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान नहीं है। जो राष्ट्रपति है वह संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख है, वास्तविक प्रमुख नहीं है। लेकिन वास्तविक प्रमुख नहीं होने के बावजूद भी केंद्र के जितने भी अधिकारी हैं वह राष्ट्रपति के अधीनस्थ ही कार्य करते हैं। फिर समझिएगा, जो राष्ट्रपति है वह संघीय कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख नहीं है, इसके बावजूद भी केंद्र के जितने भी अधिकारी हैं वह टोटल अधिकारी आपको राष्ट्रपति के अधीन ही कार्य करते हैं, है ना, अधीन ही कार्य करते हैं। इसमें और एक बात ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख है लेकिन वही प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है ना। राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख है और वही प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है ना। राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होने के कारण वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। इसके अतिरिक्त जो राष्ट्रपति है वह केंद्र के अन्य अधिकारियों की भी नियुक्ति करता है ना। इसके अतिरिक्त जो राष्ट्रपति है वह केंद्र के अधीन अनेक उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करता है। वो अधिकारी कौन कौन से हैं वो आइए देख लेते हैं, है ना। देखिएगा, इसमें 1 नंबर में है राज्यों का राज्यपाल, राज्यों का राज्यपाल। 2 नंबर में महान्यायवादी, 3 नंबर में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश। उसके बाद आपको मुख्य निर्वाचन आयुक्त। उसके बाद आपको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उसके बाद आपको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का
अध्यक्ष एवं सदस्य, उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य, उसके बाद आपको एसटी, एससी, ओबीसी आयोग का गठन, है ना। उसके बाद हम बात करेंगे वित्त आयोग, वित्त आयोग का गठन, है ना। उसके बाद आपको केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यपाल एवं प्रशासक, उसके बाद राजभाषा आयोग, समझिएगा। इन सभी अधिकारियों की नियुक्ति करने का जो अधिकार प्राप्त है वह राष्ट्रपति को प्राप्त है ना। संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होने के नाते वह प्रधानमंत्री के साथ साथ केंद्र के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति करता है, जिसमें राज्यों का राज्यपाल, महान्यायवादी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं इनके सदस्य, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य, एसटी, एससी, ओबीसी आयोग का गठन, वित्त आयोग का गठन, केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल एवं प्रशासकों का नियुक्ति और राज्य भाषा आयोग का गठन, ये सभी अधिकार इन्हें प्राप्त है। लेकिन याद रखिएगा, राष्ट्रपति को ये सभी अधिकार प्राप्त है, लेकिन केवल नियुक्त कर सकते हैं, हटा नहीं सकते हैं। जिस तरह राष्ट्रपति को उनको पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है, उसी तरह इन सभी को हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया लाई जाती है, सिवाय दो को छोड़कर। राज्यों का राज्यपाल एवं महान्यायवादी ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं। राष्ट्रपति जब चाहे तब इनको इनके पद से हटा सकता है। यानी इन दोनों के विरुद्ध, यानी राज्यों के राज्यपाल और महान्यायवादी के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव नहीं लाया जाता। अगर आ जाए क्वेश्चन कि निम्न में से किसके विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव नहीं लाया जाता है, तो इन दोनों को ध्यान रखेंगे, इन दोनों के विरुद्ध कोई महाभियोग प्रस्ताव नहीं लाया जाता। तो ये हमारे 1 नंबर में था कार्यपालकीय शक्तियाँ, यानी राष्ट्रपति की कार्यपालकीय शक्तियाँ। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ समझिएगा, 2 नंबर में है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। समझिएगा, संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख, संघीय शासन का संवैधानिक प्रमुख होने के साथ साथ राष्ट्रपति संसद का भी अभिन्न अंग होता है। फिर समझिएगा, जो राष्ट्रपति है वह संघीय शासन का संवैधानिक प्रमुख होने के साथ साथ वह संसद का भी अभिन्न अंग होता है। वो इसलिए कि संसद का गठन आपको लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति इन तीनों के मिलने से होता है ना। तीनों के मिलने से ही संसद का गठन होता है। और याद रखिएगा, जो राष्ट्रपति है वह संसद का अभिन्न अंग होने के नाते वह विधायी शक्तियों का जो प्रयोग करता है वह अपने मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही करता है ना। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होने के नाते जितने भी विधायी शक्ति है उन विधायी शक्तियों का जो प्रयोग करता है वह अपने मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही करता है। फिर समझिएगा, राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख या संघीय शासन का संवैधानिक प्रमुख होने के साथ साथ वह संसद का अभिन्न अंग होता है। और संसद का अभिन्न अंग होने के नाते वह विधायी शक्तियों का जो प्रयोग करता है वह अपने अधीनस्थ मंत्रिपरिषदों के सलाह पर ही करता है। अब ये मंत्रिपरिषदों के सलाह पे कौन कौन सा कार्य करता है ये हम देख लेते हैं। आइए, इसमें ए नंबर में हम देखते हैं
आपको संसद के सत्रों को बुलाने, संसद के सत्रों को बुलाने, सत्रावसान करने एवं लोकसभा का विघटन, लोकसभा का विघटन करने की शक्ति, विघटन करने की शक्ति। समझिएगा, इसका जो प्रावधान किया गया है वह अनुच्छेद 85 के तहत किया गया है, अनुच्छेद 85 के तहत। समझिएगा, यह राष्ट्रपति को अधिकार है कि यदि संसद सत्र में न चल रहे हों तो संसद के सत्रों को बुलाने का अधिकार है, अगर संसद सत्र में चल रहे हों तो उसे बीच में रोकने का अधिकार है, और लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो चुका हो और नया आम चुनाव कराना हो तो लोकसभा को विघटन करने का अधिकार प्राप्त है। किसे? राष्ट्रपति को। याद रखिएगा, संवैधानिक वर्ष में यह संसद के सत्रों को आहूत करने का प्रावधान है। आहूत का मतलब ही होता है बुलाना। मैंने सिंपल शब्द में लिख दिया है बुलाना, है ना। यहाँ आहूत करना भी होगा तो बुलाना ही होगा। तो संसद के सत्रों को बुलाने का अधिकार या आहूत करने का अधिकार, सत्रवासान करने का अधिकार और लोकसभा का विघटन करने का जो शक्ति प्राप्त है वो आपको राष्ट्रपति को प्राप्त है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 85 यानी 85 के तहत। याद रखिएगा, राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन करता है किसके परामर्श पर? प्रधानमंत्री के परामर्श पर करता है। आ जाए क्वेश्चन कि राष्ट्रपति किसके परामर्श पर लोकसभा का विघटन कर सकता है? तो प्रधानमंत्री के परामर्श पर लोकसभा का विघटन कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 85 के तहत। मैंने शुरू में ही बताया था कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होने के साथ साथ वह विधायी शक्तियों का जो प्रयोग करेगा वह मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही करेगा। तो ये आपको ए में प्रावधान है, आपको संसद के सत्रों को बुलाने का अधिकार, सत्रवासान करने का अधिकार और लोकसभा को विघटन करने का अधिकार। स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलेंगे। ओके, चलिए आप 2 नंबर में, बी नंबर में हम चलते हैं। आपको बी नंबर में है संयुक्त अधिवेशन, राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार। संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार, बुलाने की शक्ति। इसका जो प्रावधान किया गया है वह आपको अनुच्छेद 108 है। अब समझिए ये क्या है संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति। समझिएगा, आपको संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति समझिएगा। यदि संसद में किसी साधारण विधेयक पर, यानी संसद के दोनों सदनों में किसी साधारण विधेयक पर गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो उसी गतिरोध को दूर करने के लिए राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। फिर समझिएगा, ये हमारा लोकसभा है और ये हमारा राज्यसभा है। यदि किसी साधारण विधेयक, मान लीजिए लोकसभा द्वारा पारित किया गया और राज्यसभा में भेजा गया और राज्यसभा को लगता है कि नहीं इसमें और सुधार करने की ज़रूरत है, तो पुनः राज्यसभा क्या किया? लोकसभा में भेज दिया और पुनः लोकसभा इसमें सुधार किया नहीं किया, राज्यसभा में भेज दिया, राज्यसभा पुनः इसे आपको लोकसभा में भेज दिया। इस तरह ये 6 मंथ चलता है ना। और राष्ट्रपति को लगता है कि जो साधारण विधेयक है ये दोनों सदनों द्वारा पारित नहीं हो पाएगा। इसी कंडीशन में राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। किसका? दोनों सदनों का, लोकसभा एवं राज्यसभा का, और दोनों सदनों को बुला करके इस विधेयक को पारित किया जाता है। इसमें और एक याद रखिएगा, संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता करता है वह लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष करता है। याद रखिएगा, बुलाने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को। संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को है। लेकिन संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो ये हमारा संयुक्त अधिवेशन बुलाने की जो शक्ति प्राप्त है वह राष्ट्रपति को है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 108 के तहत। अब हम आगे चलते हैं। समझ में आया ना?
अच्छा से समझ में आएगा। चलिए, यहाँ नहीं समझ में आएगा फिर हमें बताइएगा, हम फिर समझाएंगे आप लोगों को। ओके, चलिए अब हम सी नंबर में चलते हैं। राष्ट्रपति द्वारा संसद में सदस्यों का मनोनयन। राष्ट्रपति द्वारा संसद में सदस्यों का मनोनयन, सी नंबर है ना। संसद में सदस्यों का मनोनयन। मनोनयन मतलब नॉमिनेट, मनोनीत है ना। समझिएगा, इसमें दो है। एक नंबर में है अनुच्छेद 331। समझिएगा, इसमें क्या प्रावधान है। यदि राष्ट्रपति को लगता है कि लोकसभा में दो आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों की कमी है, तो वह अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। इनको कहा जाता है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है ना। तो अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, अगर उसे ऐसा लगता है कि इनमें प्रतिनिधित्व की कमी है। इसी में दूसरा है आपको अनुच्छेद 80 का खंड ए। अनुच्छेद 80 का खंड ए, समझिएगा, इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है ना। राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। याद रखिएगा, यह जो 12 जो सदस्य होते हैं, यह समाज के 4 क्षेत्रों में विशेष अनुभव रखने वाले लोग होते हैं, है ना। समाज के 4 क्षेत्रों में विशेष अनुभव रखने वाले लोग होते हैं। ये विशेष अनुभव रखने वाले 4 क्षेत्रों में कौन कौन हैं? इसमें पहला है आपको साहित्य, दूसरा है कला, तीसरा है विज्ञान और चौथा है सामाजिक सेवा। समझिएगा, यानी लिटरेचर, आर्ट, साइंस एंड सोशल सर्विस, है ना। ये क्लास कर देंगे तो आपका क्लास हो जाएगा। क्लास में सी को हटा देंगे तो लास हो जाएगा। लास में 4 है, LASS, यानी लिटरेचर, आर्ट, साइंस एंड सोशल सर्विस। यानी राष्ट्रपति राज्यसभा में अनुच्छेद 80 के खंड ए के तहत समाज के 4 क्षेत्रों में विशेष अनुभव रखने वाले 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 80 के खंड ए के तहत। ये याद रखेंगे, है ना। तो फिर समझिएगा, अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत करता है राष्ट्रपति द्वारा, और अनुच्छेद 80 के खंड ए के तहत समाज के 4 क्षेत्रों में विशेष अनुभव रखने वाले 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। ये जो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? याद है? आयरलैंड के संविधान से, है ना। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का जो प्रावधान लिया गया है वह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो ये हमारा आपको संसद में सदस्यों का मनोनयन से संबंधित था। अब हम बात करेंगे आपको राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट और आपका अनछुआ पहलू, जो जानते तो हैं कि क्या है, लेकिन विस्तार रूप से इसकी कहानी नहीं जानते हैं कि है क्या। आइए अब हम बात करते हैं डी नंबर में राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, समझिएगा, इसका प्रावधान है आपको अनुच्छेद 111 में। अब समझिएगा इसमें पहले क्या प्रावधान है। अनुच्छेद 111 में इसमें प्रावधान है कि यदि संसद द्वारा किसी विधेयक को पारित किया जाता है
तो वह विधेयक अधिनियम तब बनेगा जब राष्ट्रपति उस पर अनुमति प्रदान करेगा, और राष्ट्रपति जो अनुमति प्रदान करता है वह अनुच्छेद 111 के तहत, यानी संसद द्वारा पारित किसी विधेयकों पर अनुमति प्रदान करने का जो राष्ट्रपति का अधिकार है वह अनुच्छेद 111 के तहत है ना। अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति विधेयकों पर अनुमति प्रदान करता है, लेकिन इसमें 3 कंडीशन है। राष्ट्रपति किसी विधेयकों पर अनुमति किस कंडीशन में प्रदान करेगा, ये आप हम देख लेते हैं कि आखिर कौन कौन सी शक्तियां हैं जो इस पर अनुमति प्रदान करता है या नहीं करता है, या अपने पास रख लेता है ना। इसमें पहला है, इसमें 1 नंबर में है अत्यंतिक वीटो। अत्यंतिक वीटो है ना, इसका इंग्लिश होता है एब्सोल्यूट वीटो। समझिएगा, इसका अर्थ होता है, अत्यंतिक वीटो का अर्थ होता है किसी विधेयक को रोकना, किसी विधेयक को अनुमति, किसी विधेयक को अधिनियम बनने से रोकना है ना। किसी विधेयक को अधिनियम बनने से रोकना। समझिएगा, किसी विधेयक को अधिनियम बनने से रोकना। यदि राष्ट्रपति को लगता है कि किसी विधेयक को पे अनुमति नहीं दी जा सकती, तब उसके लिए आपको अत्यंतिक वीटो या एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग करता है। राष्ट्रपति इस वीटो का या इस शक्ति का जो प्रयोग करता है वह सामान्यतः गैर सरकारी विधेयकों में करता है ना। गैर सरकारी विधेयकों के संदर्भ में आपको अत्यंतिक वीटो का प्रयोग करता है। गैर सरकारी विधेयकों के संदर्भ में आपको एब्सोल्यूट वीटो या अत्यंतिक वीटो का प्रयोग करता है, ठीक ना, ये याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर, ये स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलेंगे, समझ लीजिएगा। राष्ट्रपति अत्यंतिक वीटो यानी एब्सोल्यूट वीटो के तहत किसी विधेयक को अधिनियम बनने से रोकता है ना, और वह जो सबसे ज़्यादा प्रयोग करता है वह गैर सरकारी विधेयकों के संदर्भ में करता है। अब 2 नंबर में हम बात करेंगे निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो 2 नंबर में है निलंबनकारी वीटो है ना। निलंबनकारी वीटो यानी सस्पेंशन वीटो। समझिएगा, इसका जो अर्थ होता है किसी विधेयक को कुछ समय के लिए अधिनियम बनने से रोकना। किसी विधेयक को कुछ समय के लिए अधिनियम बनने से रोकना। अधिनियम बनने से रोकना है ना। यहाँ समझिएगा, यहाँ सीधे समझिएगा पुनर्विचार। यदि संसद द्वारा किसी विधेयक को पारित करने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति को लगता है कि नहीं इसमें कुछ और सुधार करने की आवश्यकता है, तो उसे रोक करके पुनर्विचार के लिए भेज सकता है ना। उसे पुनर्विचार के लिए भेजता है, उसी को कहा जाता है किसी निलंबनकारी वीटो यानी सस्पेंशन वीटो, यानी किसी विधेयक को कुछ समय के लिए अधिनियम बनने से रोकना है ना। किसी विधेयक को कुछ समय के लिए अधिनियम बनने से रोकने को ही कहा जाता है पुनर्विचार। यानी संसद द्वारा अगर कोई विधेयक को पारित करके राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है कि वो अनुमति प्रदान कर दे, लेकिन राष्ट्रपति चाहता है कि नहीं इसमें कुछ और सुधार करने की आवश्यकता है, तो पुनः उसे पुनर्विचार करने के लिए संसद को भेज देता है। लेकिन इस कंडीशन में समझिएगा, यदि संसद पुनः उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज देता है, तब ये राष्ट्रपति की मजबूरी हो जाती है कि उस पर अनुमति प्रदान करे, और अनुमति प्रदान करने के बाद वह अधिनियम बन जाता है। इसी को कहा जाता है निलंबनकारी वीटो या सस्पेंशन वीटो। अब हम तीसरे नंबर में बात करते हैं जेबी वीटो या पॉकेट वीटो। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा इससे क्वेश्चन बनने वाला है ना। 3 नंबर में है
जेबी वीटो, जेबी वीटो, इसे कहा जाता है आपको पॉकेट वीटो। समझिएगा, यदि संसद द्वारा किसी विधेयक को पारित करने के बाद राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है और राष्ट्रपति उस विधेयक पर न तो अनुमति प्रदान करता है, न उसको पुनर्विचार के लिए भेजता है और न ही वो उस पे अनुमति देने से इनकार ही करता है, तभी उसी को जेबी वीटो या पॉकेट वीटो कहा जाता है। फिर समझिएगा, यदि संसद द्वारा किसी विधेयक को पारित करने के बाद राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया और राष्ट्रपति उस विधेयक पर न तो अनुमति प्रदान करता है कि कानून बने और न ही उसे पुनर्विचार के लिए भेजता है संसद में और न ही इनकार करता है कि हम इस पर सिग्नेचर करेंगे या नहीं करेंगे, तब इसे जाना जाता है ना, तब इसे जेबी वीटो या पॉकेट वीटो के नाम से जाना जाता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि अगर कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति के पास जाने के बाद यह अनिश्चित काल के लिए होता है ना, यह राष्ट्रपति के पास अनिश्चित काल के लिए होता है कि उस पर कब अनुमति प्रदान करे या पुनर्विचार के लिए भेजे या इनकार करे, है ना। उस पर दबाव नहीं बनाया जा सकता। ऐसा नहीं कि संसद ने किसी विधेयक को पारित करने के भेज दिया और 14 दिन में ही राष्ट्रपति को अनुमति होगी कि वह प्रदान करे, उस पर अनुमति प्रदान करे, ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति के पास अगर कोई विधेयक जाता है तो राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करेगा या नहीं करेगा, इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है, वह अनिश्चित काल के लिए है कि कब वह करेगा, है ना। और एक बात इसमें याद रखिएगा, जेबी वीटो या पॉकेट वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति तभी करता है जब केंद्र सरकार शीघ्र ही गिरने वाली हो या उनका पतन होने वाला हो, है ना। यानी केंद्र सरकार का यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल का शीघ्र ही पतन होने वाला हो, तभी वह जेबी वीटो या पॉकेट वीटो का प्रयोग करता है। सबसे पहले पॉकेट वीटो का जो प्रयोग किया था वह राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने, है ना, ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। कब? 1986 में भारतीय डाक संशोधन अधिनियम के संदर्भ में, भारतीय डाक संशोधन अधिनियम के संदर्भ में किया था, है ना। अगर आ जाए क्वेश्चन कि सबसे पहले जेबी वीटो या पॉकेट वीटो का प्रयोग किसने किया था, तो ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। कब? 1986 में भारतीय डाक संशोधन अधिनियम, ठीक ना। तो ये हमारा आपको था राष्ट्रपति के वीटो पावर या वीटो शक्ति। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति, समझिएगा, ये नंबर है राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जारी करने की शक्ति। इसका जो प्रावधान किया गया है वह अनुच्छेद 123 है। समझिएगा, इसमें क्या है, यदि संसद का सत्र न चल रहे हों और किसी कानून की तुरंत ही आवश्यकता हो, यानी किसी विधान की तुरंत ही आवश्यकता है, तब राष्ट्रपति उसके लिए अध्यादेश जारी कर सकता है। फिर समझिएगा, यदि संसद अपने सत्र में नहीं चल रहे हों और किसी कानून या विधान की तुरंत ही आवश्यकता हो तो उस संदर्भ में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है उस कानून के लिए। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 123 के तहत जारी कर सकता है, समझिएगा। लेकिन जब संसद सत्र का प्रारंभ होता है तो संसद सत्र के प्रारंभ होने के 6 सप्ताह पश्चात यह अध्यादेश अपने आप ही समाप्त हो जाता है। फिर समझिएगा, संसद सत्र के प्रारंभ होने के 6 सप्ताह पश्चात तक यह 6 सप्ताह तक यह प्रभावी रहता है और संसद अगर इस पे कानून बनाती है, इस पे अनुमति देती है तब तो ठीक है, अगर नहीं देती है तो 6 सप्ताह बाद अपने आप यह समाप्त हो जाता है। फिर समझिएगा, यदि संसद सत्र
सत्र में ना हो, यानी संसद अपने सत्र में ना हो और किसी कानून की तुरंत ही आवश्यकता हो तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है ना। जब संसद सत्र में आता है तो संसद सत्र के 6 सप्ताह तक यह प्रभावी रहता है, लेकिन अगर संसद इस पे कानून बनाने की आवश्यकता नहीं समझता है तब 6 सप्ताह बाद ये अपने आप समाप्त हो जाता है। ये हमारा अध्यादेश है, ठीक ना। तो 2 मैंने पढ़ाया आपको, राष्ट्रपति की शांतिकालीन शक्तियों में राष्ट्रपति की कार्यपालकीय शक्तियाँ और राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, ठीक ना। नेक्स्ट इनकी जो शक्तियाँ हैं हम आगे वाले क्लास में पढ़ाएंगे, तब तक रहने देते हैं इतना ही। और आप लोग एकदम आसानी से पढ़िए, इसको लिखते जाइए या समझने का प्रयास कीजिए और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उसको लगाने का प्रयास कीजिए। और फिर मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि मेरे द्वारा जो प्रारंभ किए गए हैं आपको प्लस क्लास, उसको आप ज़रूर ज्वाइन करें। इससे अगर आप लोग होम गार्ड ज्वाइन करते हैं, फॉरेस्ट गार्ड ज्वाइन करते हैं तो जल्द ही हम CHSL बैच भी हम लेकर आएंगे, NTPC बैच भी हम लेकर आएंगे। और ये तो हमारा कंटिन्यू क्लास चलेगा, लेकिन वो बैच आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो रहने देते इतना ही, फिर कोई नेक्स्ट क्लास लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।